इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी और इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि क्लास 6 के बुक में, जो हमारा सिविक्स का बुक था, उसमें हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स को देखा था। और की एलिमेंट्स में हमने देखा था पीपुल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में, कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन किस तरीके से होता है, या फिर इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। और उसमें से जो इक्वालिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी के सभी तरीके के फंक्शनिंग को प्रभावित करता है इक्वालिटी। और इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर इक्वालिटी होती क्या है, इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, और क्या इंडिया में सभी लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है, बराबर दर्जा दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम कांता की स्टोरी देखते हैं, और कांता की स्टोरी के जरिए ही बहुत चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि ऊपर इस लाइन को देख सकते हैं, लाइन में लोग खड़े हैं, और ये जो दिन है यह है वोटिंग का, यानी सभी लोग लाइन में वोटिंग के लिए खड़े हैं, और उसमें कांता भी खड़ी है वोट डालने के लिए। और कांता और उसकी दोस्त सुजाता लाइन में खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि देखो सुजा, कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है, इक्वल सिटीजन का दर्जा दिया गया है, और हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं जैन साहब, वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। और इसके बाद कांता की बारी आती है वोट करने की। कांता जाती है वोट करने और ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट करती है जिसने कांता के इलाके में पानी पहुंचाने का वादा किया है। इसके बाद वोटिंग का पूरा जो काम था वो खत्म होता है। इसके बाद जैन साहब चले जाते हैं, कांता उनको हाय हेलो करती है। उसके बाद कांता जो है वो सुजाता से कहती है, बात करते हुए, कि मेरी बेटी जो गुड़िया है उसको बुखार है, काफ़ी तबीयत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन उसके पहले मुझे जैन साहब के घर जाना है ताकि उनसे मैं कुछ पैसे उधार ले सकूँ, एडवांस अपना पेमेंट ले सकूँ। इसके बाद कांता घर आती है, घर आकर अपनी बेटी गुड़िया को कुछ पीने के लिए देती है और कहती है कि शाम को मैं जब काम से वापस आऊँगी तब तुम्हें लेकर चलूँगी हॉस्पिटल। इसके बाद बाहर आकर कांता देखती है कि उसकी जो बस्ती है वो काफ़ी गंदी है, और उसे लगता है इसी गंदगी की वजह से ही उसकी जो बेटी है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही है। इसके बाद कांता जो है वो काम करने आती है अपने मालिक के घर, जैन साहब के घर, और वहाँ पर काम करने के बाद वो कुछ एडवांस उनसे ले लेती है और फिर जाकर हॉस्पिटल के लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आ जाता है वो इक्वल राइट टू वोट। तो हमारा ये जो स्टोरी है इस चैप्टर का, वो शुरुआत हुआ था कांता के साथ। कांता खड़ी थी लाइन में वोट डालने के लिए, वोट डालने वाले लाइन में खड़ी थी, और वहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत तरीके के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोग खड़े थे उसके साथ लाइन में वोट डालने के लिए। कांता जो थी वो अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि है अशोक जैन, और इसके साथ ही अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचानती है। और देखिए जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसके जैसे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सभी में सभी जगहों पर जो एडल्ट्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कितना भी उनके पास एजुकेशन हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर वो अमीर हो गरीब हो, कितना भी उनका एज हो, यानी 18 से ऊपर ही, लेकिन ऊपर कितना भी एज हो, वो जाकर वोट डाल सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसको क्लास 6 बुक में हमने देखा था, कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आखिर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, और ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो ऊपर जो हमने बात किया कि देखिए किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, किसी भी जात के हो, वो किसी भी धर्म के हो, कितना भी उनका एज हो, कितना भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, तो उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। यानी कि एक निश्चित एज के बाद, यानी इंडिया में जैसे 18 साल की उम्र के बाद लोग जाकर वोट डाल सकते हैं, तो वही चीज़ होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये जो चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लोगों को किसी भी कंट्री में, जो एडल्ट्स है किसी भी कंट्री में, उनको उनके वेल्थ को ध्यान में ना रख के, या फिर कम्युनिटी या फिर किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है और उनको एक वोट का अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये इक्वालिटी के आइडिया को काफ़ी प्रमोट करता है, उसको फॉलो करता है। और इस चीज़ को देखकर जो कांता है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है वोट करने के लिए, और काफ़ी हैप्पी होती है कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और सभी लोगों के पास सिर्फ एक वोट है और सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरते जाता है, वोटिंग वाला दिन, उसको ऐसा डाउट होने लगता है कि क्या
हम सच में इक्वल हैं, क्या हम सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट सच में होता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या होगा कि कांता जो है वो इक्वालिटी के स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हो गई। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कांता के लाइफ को, यानी वोटिंग के डालने के बाद अगर हम कांता के लाइफ को देखें कि उसके लाइफ में क्या हुआ उस दिन, तो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने पाएंगे। तो देखिए कांता जो है वो स्लम में रहती है। स्लम तो आप जानते ही होंगे, जो झुग्गी होता है, झोगड़ी झोपड़ी के जो इलाके होते हैं उसी को स्लम कहा जाता है। स्लम में रहती है और उसके घर के पीछे एक ड्रेन यानी कि नाली बह रही होती है, और उसकी जो बेटी है गुड़िया, वो उसकी काफ़ी तबीयत खराब है, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसको अपने मालिक से जाकर कुछ पैसे उधार लेने हैं। और उसका जो जॉब है डोमेस्टिक हेल्प का, वो काफ़ी उसको थका देता है, काफ़ी वो थक जाती है अपने काम की वजह से। और उसके बाद जब वो उसका दिन अंत होता है, यानी डे जब अंत की ओर जाता है, तो फिर से उसे जाकर लाइन में लगना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में, ताकि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। और ये जो लाइन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, इस लाइन में मैक्सिमम जो लोग खड़े होते हैं वो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अपने इलाज कराने के लिए। और यहाँ पर आकर जो कांता है वो सोचती है कि जो जैन मैडम है या फिर जैन साहब हैं, उसको किसी भी तरीके के हॉस्पिटल में या फिर दूसरे जगहों पर लाइन में खड़ा नहीं होना होता है जब उनको किसी दूसरे काम हो, लेकिन जब वो वोटिंग डालने जाते हैं तो सिर्फ उनको वोटिंग डालने समय ही खड़ा होना होता है। और दूसरी जगहों पर उनको काफ़ी प्रिविलेज प्राप्त होता है, जैसा कि हॉस्पिटल हो गया या फिर एजुकेशन हो गया या फिर और जगहों पर। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, यानी अब हम दूसरे तरीके की इक्वालिटी की बात करने वाले हैं। तो देखिए कांता जो है वो इंडिया की एक सिटीजन है, और इंडिया के सिटीजन के होने के साथ ही और इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं कांता के जैसे इंडिया में जिनके पास वोट का अधिकार तो है, लेकिन उनका जो डेली लिविंग या फिर वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल से काफ़ी नीचे है। और गरीब होने के अलावा दूसरे तरीके के भी इनइक्वालिटीज़ इंडिया में मौजूद हैं, जैसा कि जो कि लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है या फिर लोगों को इनइक्वालिटीज़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आगे हम दो स्टोरीज़ को देखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनइक्वालिटीज़ इंडिया में मौजूद हैं। और ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ लेते हैं। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि देखिए एक जो सबसे कॉमन हमारा फॉर्म है इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम। तो अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं यानी गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर कास्ट आइडेंटिटी आपकी कास्ट आइडेंटिटी काफ़ी कम उम्र में पता चल गई होगी, यानी कि आप बहुत छोटे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही जब अगर आप अर्बन एरियाज़ में आएंगे या फिर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में देखेंगे तो ऐसा लगता है या फिर ऐसा बताया जाता है कि लोग जो है वो अब कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मैट्रिमोनियल एड्स को देखेंगे जो कि हमारे यहाँ बगल में दिया गया है, इन एड्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो अभी भी कास्ट में बिलोंग करते हैं और कास्ट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, और शादी वगैरह जो चीज़ें हैं वो कास्ट में ही करना पसंद करते हैं। जैसा कि ऐड में देख सकते हैं तमिल ब्राह्मण, गुप्ता बॉय या फिर SC ST एक्सक्यूज़, ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये सभी कास्ट यहाँ पर बात यहाँ पर कास्ट की गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपनी पहली कहानी, जो कि हम 2 स्टोरीज पढ़ने वाले हैं उसमें से पहली कहानी। और जो पहली कहानी है वो है एक दलित चाइल्ड के बारे में जो कि स्कूल अटेंड कर रहा है, और आपने पहले ही क्लास 6 में दलित के बारे में पढ़ लिया है या फिर जान लिया है। और देखिए दलित एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के द्वारा, वो खुद को दलित के रूप में एड्रेस करते हैं या फिर कहते हैं। और जो दलित है उसका मतलब होता है ब्रोकन, और इस वर्ड के ज़रिए लोअर कास्ट जो है वो पॉइंट करते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया है या फिर डिस्क्रिमिनेट किया गया है या फिर उनको टारगेट किया गया है सोसाइटी में। और जो हमारी पहली कहानी है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा है, अपनी बचपन के बारे में बताया है। जब वो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय उनको क्लास में जब बैठना होता था तो उसको दूसरे बच्चों से काफ़ी दूर बैठाया जाता था और इसके साथ ही फ्लोर पर बैठाया जाता था, और कई बार सभी लोगों से पीछे बैठाया जाता था डोर के पास। और कई बार उनको जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीटते थे या फिर परेशान करते थे बिना किसी रीज़न से। और जब वो क्लास 4 में थे, तो क्लास 4 में जब वो थे तो हेडमास्टर जो था स्कूल का, उसने ओम प्रकाश को कहा कि वो पूरे स्कूल और पूरे प्लेग्राउंड को साफ़ करे, पूरे इलाके को झाड़ू मारे, उस पूरे इलाके को साफ़ करे। और जो पूरा प्लेग्राउंड था वो काफ़ी बड़ा था उस छोटे बच्चे के लिए जो कि वहाँ पर झाड़ू मारने जा रहा था, और वो उस पूरे रीजन को हैंडल नहीं कर सकता था। और जब उसने उस पूरे इलाके को साफ़ करना शुरू किया तो उसकी वजह से उसके पूरे पीठ में दर्द होने लगा, पूरे चेहरे पर धूल जमने लगी और काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी इस चीज़ की वजह से, यानी
ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और दूसरे जो बच्चे थे जो कि क्लास में बैठे हुए थे वो स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो पूरे क्लास की सफाई कर रहे थे, पूरे स्कूल की सफाई कर रहे थे। और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख रहे थे। और इसके साथ ही उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं दी गई और उनको पूरे दिन तक वहाँ पर डोर्स, विंडोज सभी जगहों को साफ कराया गया उनसे। और जो टीचर्स थे या फिर जो बॉयज़ थे जो कि क्लास में बैठे हुए थे वो सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। और जो ओम प्रकाश था उसको पूरे स्कूल, पूरे प्लेग्राउंड काफ़ी दिनों तक साफ उससे कराया गया। और ये चीज़ खत्म तब हुई जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने इस पूरे सीन को देखा जो कि उस इलाके से गुजर रहे थे। और उन्होंने आकर अपने बेटे को रोका और उसके साथ ही टीचर को कन्फ्रंट करते हुए कहा, अपने बेटे को हाथ में लिए हुए यानी ओम प्रकाश का हाथ पकड़े हुए, कि तुम एक टीचर हो और तुमको टीचर की तरफ बिहेव करना चाहिए। मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन ये याद रखना मास्टर जी कि ये जो लड़का है ये यहीं पर पढ़ेगा और इसके साथ ही और भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए, यानी कि जो दलित कम्युनिटी है उसके और भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली कहानी। इसके बाद जो हमारी दूसरी कहानी है वो एक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि एक इंडिया के बड़े शहर में हुई थी। और ऐसा आपको काफ़ी जगहों पर होते हुए दिख जाएगा इंडिया के शहरों में। देखिए, ऊपर जो स्टोरी हमने देखा वो एक विलेज की कहानी थी और दूसरा जो हमने स्टोरी देखा वो एक शहर की कहानी है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी बेस्ड है मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में, जो कि रेंट के लिए अपार्टमेंट खोज रहे हैं, यानी भाड़े पर अपार्टमेंट खोज रहे हैं। उनके पास पैसे भी हैं इसलिए रेंट देना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसलिए वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उनको एक घर दिलाने में मदद कर सके। और जो डीलर था उसने उन्हें बताया कि उसको कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स के बारे में पता है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल हैं। और उन्होंने, यानी कि अंसारी जो थे पति पत्नी और इसके साथ ही जो डीलर था, उन्होंने कुछ घर को देखने का निश्चय किया। और वो जब पहले अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पर उस अपार्टमेंट को उन्होंने काफ़ी पसंद किया और उन्होंने तय किया कि वो इस अपार्टमेंट को भाड़ा पर लेंगे। लेकिन जो लैंड लेडी थी यानी जो मालकिन थी, जब उसको इनके नाम के बारे में पता चला, यानी अंसारी के बारे में पता चला, तो उसने एक बहाना बनाया कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भाड़े पर घर नहीं देगी जो कि मीट खाता है, यानी मांस खाता है, यानी नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट अभी तक आया नहीं है और आगे भी नहीं आने वाला है। लेकिन इस चीज़ को सुनकर जो अंसारी बंधु थे, यानी जो अंसारी पति पत्नी थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये दोनों काफ़ी सरप्राइज हो गए। और इनका सरप्राइज का कारण ये था क्योंकि वो जहाँ पर मौजूद थे उसके बगल वाले जो फ्लैट है, यानी जो अपार्टमेंट था जो कि भाड़े पर दिया गया था, वहाँ से उनको फिश बनने की गंध आ रही थी। और यही एक्सक्यूज़ कुछ और जगहों पर भी दिया गया जब उन्होंने 2, 3, 4 अपार्टमेंट देखे। तो इसके बाद जो वहाँ पर उनका प्रॉपर्टी डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि उनको कि वो अपना नाम चेंज कर ले, मिस्टर और मिसेस कुमार कर ले, मिस्टर और मिसेस अंसारी की जगह, तब जाकर उनको आसानी से फ्लैट मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे, जो अंसारी थे वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और जगहों की तलाश करेंगे। और अंत में जाकर पूरे 1 महीने खोजने के बाद, अपार्टमेंट को खोजने के बाद, उन्हें एक ऐसा जगह मिला जहाँ पर उनको रेंट के लिए अपार्टमेंट मिला। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जो कि ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। इसी के बारे में नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।